जो 14 कंट्रीज़ मेंबर हैं उन 14 कंट्रीज़ का जो भी ऑयल के प्राइस $126 पर बैरल थे, जो कि 2014 से 16 आते आते 80% डिक्रीमेंट हो गया और प्राइस हो गया $26 पर बैरल। $26 पर बैरल तक चला गया, 80% डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं कि ऑयल प्राइसेस डिक्रीज़ क्यों हुए थे, रीज़न क्या था ऑयल प्राइस डिक्रीज़ होने का, और सेकंड पॉइंट कि ऑयल प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो वो जो प्रॉफिट आया वो कहाँ गया। दो क्वेश्चन आते हैं कि ऑयल के प्राइस 80% डिक्रीज़ हुए, रीज़न क्या था, और सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो बेनिफिट हुआ वो गया कहाँ। तो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था कि ऑयल के प्राइस डिक्रीज़ हुए थे, 80% ऑयल के प्राइस डिक्रीज़ हुए, तो वो प्रॉफिट कहाँ गया। गवर्नमेंट ने कहा कि इस अमाउंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 पोर्शन पब्लिक को गया, 1 पोर्शन पब्लिक को गया। सेकंड पार्ट गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट जहाँ फंड की कमी थी, कुछ पैसा वहाँ गया, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कुछ पैसा वहाँ गया। और ज़्यादा मनी हमने यूज़ किया है हमारे फिस्कल डेफिसिट को कंपनसेट करने में, ज़्यादा मनी यूज़ हुआ है फिस्कल डेफिसिट को कम करने में, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा था, 3.6% के आसपास था। हमारा टारगेट है उसको कम करके 3.3% में लाने का, और अभी हम उसको 3.4% तक ले भी आए। यहाँ तक क्लियर कर लिए थे ना बात। अब सेकंड पार्ट आता है कि ऑयल के प्राइस डिक्रीज़ हुए क्यों थे, क्या रीज़न था ऑयल के प्राइस डिक्रीज़ होने का। ऑयल कोई बढ़ तो नहीं रहा, तो फिर क्या रीज़न था कि ऑयल गैस के प्राइस कम हुए। अब अगला पॉइंट आता है, देखो 1950s तक मैंने बताया था जो गल्फ़ कंट्री थे वो उतने रिच नहीं थे, पर जब उन लोगों ने ऑयल के वेल्स डिस्कवर किए, ऑयल के कुएं वगैरह पता लगे और वर्ल्ड में ऑयल की डिमांड बढ़ने लगी, ऑयल वेल्स का पता लगा और ऑयल की डिमांड बढ़ने लगी, वहीं से पैसा आता था। सबसे ज़्यादा परचेज़ करता था अमेरिका, और पेमेंट डॉलर में होती थी, तो ज़्यादा रिच ये वहीं से हुए, ठीक है। पर 90s के दौरान आगे जाकर अमेरिकी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ओशियन में भी, रिवर में भी, ज़मीन के नीचे भी कुछ चट्टानें हैं, कुछ रॉक्स हैं, इन्हें कहते हैं शेल रॉक्स। कुछ रॉक्स मौजूद हैं, इन्हें कहते हैं शेल रॉक्स। तो अमेरिकन साइंटिस्ट ने पता लगाया शेल रॉक्स के बारे में, और शेल रॉक के अंदर ऑयल भी है और गैस भी है, ये उनको मालूम चल गया कि शेल रॉक्स कंटेन कर रहा है ऑयल और गैस। शेल रॉक्स में ऑयल भी है और गैस भी है, ये इनको पता लग गया। अब शेल रॉक, इसके अंदर जो ऑयल है उसको बोल देते हैं शेल ऑयल, और जो गैस है उसको कह देते हैं शेल गैस। तो अमेरिकन साइंटिस्ट ने शेल रॉक का पता लगाया और इसके अंदर ऑयल भी मिला और गैस भी मिला। ऑयल और गैस कोई अलग तरह का नहीं, जो ऑयल है वो क्रूड ऑयल ही है, जो ऑयल है वो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है। तो पर इसको शेल नाम दे दिया इस रॉक के नाम पर। जो गैस है वो शेल गैस है, शेल रॉक के नाम पर शेल ऑयल, शेल गैस है। ये सिंपल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है, ये सिंपल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ही, पर इन रॉक के नाम पर इसके नाम के आगे शेल लगा देते हैं, शेल ऑयल शेल गैस। समझ पाए, शेल ऑयल शेल गैस, और ये पाया जाता है शेल रॉक्स में। अब अमेरिकी साइंटिस्ट को ऑयल और गैस तो मिल गया, पर इसको निकाला कैसे जाए। अच्छा, एक पॉइंट ये भी समझो, जो भी फॉसिल फ्यूल होते हैं, फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। 3 टाइप की रॉक्स होती हैं, 3 टाइप की रॉक्स होती हैं। एक रॉक है सेडिमेंट्री रॉक, एक रॉक है सेडिमेंट्री रॉक्स, एक है इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, और एक होता है मेटामॉर्फिक। हिंदी में जिन लोगों ने पढ़ा होगा, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टाने, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टाने, इग्नियस आग्नेय चट्टाने, और मेटामॉर्फिक पढ़ते थे कायांतरित। तो ये रॉक से मेन फॉसिल फ्यूल होते हैं, जो लिविंग चीज़ें हैं, आगे जाके जब वो डेड हो जाएंगी, ज़मीन में मिक्स हो गई और डिकम्पोजर उनको ब्रेक करेंगे। डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया, फंगस, ये जब उसको ब्रेक करेंगे तो फ्यूचर में ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा फॉसिल फ्यूल। जो चीज़ें पहले लिविंग थी, डेड होने के बाद फ्यूचर में जाके कन्वर्ट हुए फॉसिल फ्यूल में। तो प्लांट, एनिमल, ये सब जो डेड हो जाता है सॉइल में मिक्स होने के बाद, ये आगे जाके बनता है फॉसिल फ्यूल, ये आगे जाके बनता है फॉसिल फ्यूल। ये सब जो भी सुनते हो ये सारे हैं फॉसिल फ्यूल।
और 99.9% फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं किन रॉक्स में? ये 3 टाइप की जो रॉक दिख रही हैं, फॉसिल फ्यूल किन रॉक्स में पाए जाते हैं? फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। और उनमें थोड़े बहुत 99% से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। मोर देन 99% fossil fuels, more than 99% fossil fuels present in it। और कोई एग्जाम्पल सेडिमेंट्री रॉक का, इनका एग्जाम्पल होता है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल रॉक्स। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल रॉक्स। तो फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल बेड, मीथेन, शेल गैस। तो क्या समझ आया हमें इसमें? फॉसिल फ्यूल जो लिविंग चीज़ें हैं वही जाके फ्यूचर में आगे कन्वर्ट होंगी फॉसिल फ्यूल में। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल बेड, मीथेन, शेल गैस, ये सभी फॉसिल फ्यूल हैं। फॉसिल फ्यूल है 99% से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, अवसादी चट्टानों में। और सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल रॉक्स। इनमें मिलते हैं फॉसिल फ्यूल ज़्यादा। ठीक है, तो शेल रॉक के अंदर जो ऑयल गैस पाया जाएगा वो है शेल ऑयल, शेल गैस। शेल ऑयल, शेल गैस। तो अमेरिकी साइंटिस्ट ने 90s के डिकेड में पता लगाया शेल रॉक्स का, इसके अंदर ऑयल मिल गया, गैस मिल गया। ठीक है, तो ये जो ऑयल था वो शेल ऑयल था, जो गैस थी वो शेल गैस था। अब इस ऑयल गैस को निकाला कैसे जाए? टेक्निक क्या बनाई? अमेरिका ने शेल गैस को निकालने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप की। शेल गैस को निकालने के लिए टेक्निक डेवलप की। एक टेक्निक बनाई इन्होंने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। और एक टेक्निक बनाई हाइड्रोलिक फ्रैकिंग। तो शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के 2 तरीके बनाए, ड्रिलिंग एंड फ्रैकिंग। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मतलब शेल रॉक्स को ड्रिल करके ऑयल गैस निकालना, पर ये महंगा पड़ता था बहुत, ये कॉस्टली मेथड था। आगे जाके एक दूसरा मेथड बनाया फ्रैकिंग, कि बड़े बड़े पाइप्स होंगे, उसमें वाटर को बहुत स्पीड से पंप करेंगे। बड़े बड़े पाइप होंगे, उसमें वाटर को पंप करेंगे बहुत स्पीड के साथ। तो वाटर जब इतनी स्पीड से जाएगा तो रॉक्स में क्रिएट करेगा फ्रैक्चर्स, क्रैक। रॉक्स में कर देगा फ्रैक्चर्स, क्रैक कर देगा। और क्रैक करने के बाद फिर उससे हम ऑयल गैस एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये सस्ता पड़ता है। ड्रिलिंग कॉस्टली मेथड है, फ्रैकिंग कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। बोल दो ले जाए माइक, और खड़ा होगा बोल दो ले जाए। आवाज़ आ रही है पीछे? हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, ये ले जाओ माइक यार। सारी चीज़ें म्यूजियम से ला के रखे हुए, पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, क्लास चलती है कैसे। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग ये कॉस्टली मेथड है, ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, मार्कर भी नहीं भर पाए हैं, क्लास चलवा रहे हैं। बुलाने जा रहा हूँ उनको ना, तुम्हारा माइक चल रहा है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग देखो, नेक्स्ट सेशन में जब आऊँगा मैं तो मेरा अपना खुद का सेटअप तैयार होगा। यहाँ मेरा अपना ही सेटअप होगा, उसमें फिर कंटिन्यू करें। जनवरी में जब क्लास होगी, आगे जब बैच आएगा, ये बैच तो कंप्लीट कर ही दूंगा मैं। जनवरी के आसपास मैं अपना खुद का सेटअप जब बनाऊंगा तो आपको सारी फैसिलिटी वहाँ मिलेंगी। इस तरह से नहीं चलेगा ये। मुझे खुद को नहीं पता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल है ही नहीं है, वो मैं अपने हिसाब से डेवलप कराऊंगा, फिर उसमें सही रहेगा वो। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, फ्रैकिंग। ठीक है, ड्रिलिंग कॉस्टली मेथड होता है।
ड्रिलिंग है कॉस्टली मेथड, ये महंगा पड़ता है। फ्रैकिंग कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, थोड़ा सस्ता पड़ेगा ये। फ्रैकिंग कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। तो ड्रिलिंग कॉस्टली मेथड, फ्रैकिंग कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। फ्रैकिंग में इसमें क्या करेंगे, कुछ बड़े बड़े पाइप्स होंगे, उसमें वाटर को पंप करते हैं स्पीड के साथ। तो वाटर जब पंप स्पीड से जाएगा तो रॉक्स में फ्रैक्चर्स कर देगा, क्रैक्स कर देगा। उसके बाद ऑयल गैस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फ्रैकिंग में वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है और इसके ड्रॉबैक भी है कि वाटर वेस्टेज ज़्यादा होती है। फ्रैकिंग में लॉट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। फ्रैकिंग में लॉट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। और इसमें जो वाटर पंप किया जाता है, वाटर जो स्पीड से जाता है, वाटर विस्कस होना चाहिए, वाटर विस्कस होना चाहिए। विस्कस करने के लिए इसमें मिलाया जाता है गुआर बीन। गुआर की फली आती है सब्जी, बीन्स, जो बीन्स वाली सब्जी आती है गुआर बीन। तो गुआर बीन इसमें मिलाया जाता है वाटर को विस्कस करने के लिए। गुआर बीन का भी इस्तेमाल होता है इसमें। गुआर बीन ऑल्सो यूज्ड। गुआर बीन ऑल्सो यूज्ड। तो ये दोनों मेथड यूज़ किए जाते हैं शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसी की वजह से अमेरिका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है शेल गैस, शेल ऑयल का। और नेचुरल गैस, शेल गैस इज़ नथिंग बट नेचुरल गैस। शेल गैस नेचुरल गैस ही है। तो शेल गैस नेचुरल गैस ही है और नेचुरल गैस होता है मेनली मीथेन। शेल गैस इज नेचुरल गैस। शेल गैस इज नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये टेक्निक की वजह, इस टेक्निक से निकाला जाता है शेल गैस। और शेल गैस और शेल ऑयल अमेरिका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है कि नेचुरल गैस में टॉप पर आ गया है। वो कह रहा है बैटरी का प्रॉब्लम है, वो बता के जा रहे हैं कि बैटरी का प्रॉब्लम खाली, कोई दिक्कत नहीं है मशीन में, सब टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे ही कोचिंग चल रही है यहाँ, जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहा है। एक आदमी में एक्सेप्टेंस होता है कि गड़बड़ है तो माने, वो कह रहे बैटरी गड़बड़ थी सर, 3 बार बदल दी, अभी भी वॉइस कट रही है। बता रहे थे कुछ और। तो शेल गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं ड्रिलिंग, फ्रैकिंग, ये दो मेथड है दोनों से। तो फ्रैकिंग में वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है ये, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है ये, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और वाटर इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और गुआरबीन का भी इस्तेमाल करते हैं। वाटर यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और गुआरबीन यूज़ की जाती है वाटर को विस्कस बनाने के लिए, वाटर को विस्कस बनाने के लिए। ये लिख लो यहाँ तक, फिर आगे लिखें। लिखिए। तो शेल गैस इज मेनली नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस का कंपोजिशन क्या होता है, मेनली क्या होती है? शेल गैस नेचुरल गैस है और नेचुरल गैस होता है मेनली मीथेन। मीथेन के अलावा क्या क्या होता है इसमें? प्रोपेन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, इथेन, ये कंपोजिशन है नेचुरल गैस का।
तो इसी की वजह से, इसके प्रोडक्शन की वजह से अब अमेरिका ने काफ़ी बड़ा रिजर्व ढूंढ निकाला और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कि नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में अभी भी टॉप पर है। नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में शेल गैस की वजह से अमेरिका टॉप पर चल रहा है और ऑयल प्रोडक्शन में भी काफ़ी ऊपर आ गया है। मतलब जो कंट्री इंपोर्ट करता था आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने शेल गैस, शेल ऑयल का प्रोडक्शन इतना किया कि जो इंपोर्टर था आज वो एक्सपोर्टर है। समझ पाए कुछ? इसी वजह से अब हुआ क्या, वर्ल्ड में सप्लाई ज़्यादा हो गई। अमेरिका गल्फ कंट्री वगैरह से खरीदता था ऑयल गैस, ऑयल खरीदता था। अब अमेरिका जब खुद कंपटीटर हो गया तो सप्लाई ज़्यादा हो गई और वर्ल्ड वाइड डिमांड 80% तक नीचे आ गया। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगा कि वर्ल्ड वाइड डिमांड नीचे आ गई। कुछ समझ पाए? ये रीज़न था अमेरिका का शेल गैस, शेल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना। ये रीज़न था कि वर्ल्ड वाइड ऑयल गैस के प्राइस नीचे आ गए और इतने नीचे आ गए कि वेनेजुएला, एक कंट्री साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में टोटल 13 कंट्री हैं। 13 कंट्री हैं, ब्राज़ील, उरुग्वे, पैराग्वे, चिली, पेरू, अर्जेंटीना। फुटबॉल खेलने वाले ज़्यादातर साउथ अमेरिका के हैं और यूरोप के हैं। फुटबॉल खेलते हैं जो कंट्री ज़्यादातर साउथ अमेरिका और यूरोप वाले हैं। तो साउथ अमेरिका में 13 कंट्री हैं। सबसे बड़ा कंट्री ब्राज़ील, एरिया में भी पॉपुलेशन में भी। साउथ अमेरिका में 13 देश हैं, एरिया और पॉपुलेशन दोनों में सबसे बड़ा कंट्री है ब्राज़ील। अभी न्यूज़ में चल रहा है ना, अमेज़ॉन के जंगलों में आग लगी है। अमेज़ॉन जो फायर लगातार न्यूज़ में आ रहा है कि खेती बाड़ी करने के लिए जंगल जलाए जा रहे हैं ताकि पेड़ ख़त्म हो जाए तो वहाँ खेती वेती हो सके। ठीक है, तो वही लगातार न्यूज़ में चल रहा है। तो वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका का कंट्री है, ब्राज़ील का नेबरिंग कंट्री। वेनेजुएला 95% तक ऑयल के ऊपर डिपेंड रहने वाला इकोनॉमी रहा है। 95% तक उसका जो इनकम आता है वो ऑयल को बेचकर। अब उसको लगता था कि ऑयल तो इतना है, हमेशा सेल करते रहेंगे, इनकम आती रहेगी। पर जब अमेरिका शेल गैस, शेल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, वर्ल्ड में 80% ऑयल के प्राइस नीचे हो गए, वेनेजुएला की इकोनॉमी क्राइसिस में आ गई। वेनेजुएला की इकोनॉमी क्राइसिस में आ गई क्योंकि वो 95% तक ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट इकोनॉमी रहा है और जब ऑयल ही एक चीज़ पर टिके हुए हो और वही हट गई तो मुंह के बल गिर गए। तो 95% तक ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी वेनेजुएला और वर्ल्ड में ऑयल के डिमांड कम होने से, ऑयल की प्राइस कम होने से वेनेजुएला की इकोनॉमी क्राइसिस में चला गया। और इंडिया के बाद 2 कंट्रियों ने डिमोनेटाइजेशन किया था। हमने जब डिमोनेटाइजेशन किया था तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक थी, हम उसको बैलेंस कर ले गए। पर हमारे बाद 2 और कंट्रियों ने डिमोनेटाइजेशन किया। एक उसमें पाकिस्तान, जिसने 5000 रुपये का नोट बैन किया, 5000 रुपये का नोट चलाते थे वो लोग, 5000 रुपये का नोट बैन किया। और दूसरा कंट्री वेनेजुएला, वेनेजुएला ने भी डिमोनेटाइजेशन किया था। इकोनॉमी आपकी पहले ही क्राइसिस में है, दिक्कत में है, उस पर आप डिमोनेटाइजेशन कर दिए। मतलब पहले ही इकोनॉमी आईसीयू में पड़ी है और उस पर कर दिए डिमोनेटाइजेशन, तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। लोगों ने बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर दिया और वेनेजुएला ने करेंसी बहुत प्रिंट कर दी, ओवर प्रिंटिंग कर दी करेंसी की। उसकी वजह से क्या हो गया, इन्फ्लेशन नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से भी कई गुना ज़्यादा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट 50% को एक्सीड कर जाए उसे कह देते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हालत बर्बाद चल रही है वहाँ, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, इतना विरोध हुआ और वहाँ महंगाई अपने पीक पर है। ठीक है, अब अगला पॉइंट सुनो। तो महंगाई अपने पीक पे है तो जो रिच लोग हैं, रिच पीपल हैं, वो तो सर्वाइव कर जाएंगे। और जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास हैं उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है आसपास के कंट्री में, कोलंबिया में या ब्राज़ील में या इक्वाडोर में, आसपास के कंट्री में माइग्रेशन चल रहा है। अब आसपास की कंट्री में जो माइग्रेशन होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, रिफ्यूजी की प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी इकट्ठा हो जाएंगे, वहाँ भी दिक्कत चल रही है। तो वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है निकोलस मदुरो। वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो लगातार न्यूज़ में रहे हैं ये। और वेनेजुएला की कैपिटल क्या है, कराकस। कराकस वेनेजुएला की कैपिटल है, कराकस। और ऑयल रिजर्व सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इसके पास, तो भी हालत ख़राब है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में ऑयल रिजर्व होने के बाद भी क्राइसिस में चल रहा है। और एक और कंट्री जो हाइपर इन्फ्लेशन है, जहाँ कि अगर तुमको वहाँ ठीक ठाक मोबाइल भी रिचार्ज कराना हो तो तुमको बोरे भर के पैसे ले जाने पड़ेंगे। मतलब अगर वहाँ 500,000 रुपीज़ का मोबाइल रिचार्ज कराना पड़े तो वहाँ पे कम से कम लाख 2 लाख रुपए लेके जाना पड़ेगा। कंडीशन है हाइपर इन्फ्लेशन। जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट को एक्सपेल कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। लंबे समय तक जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति रहा रॉबर्ट मुगाबे, अभी उसको हटा दिया गया है और नया राष्ट्रपति बना है। नए प्रेसिडेंट का नाम है इमर्सन नानगगवा। इमर्सन नानगगवा नए प्रेसिडेंट बने हैं जिम्बाब्वे में।
कुछ समझ में आया? और जिम्बाब्वे कंट्री कहाँ पड़ता है? ये किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। जिम्बाब्वे भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और ऐसा कंट्री जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हो, ओशियन टच ना करता हो, ऐसा कंट्री जिसके चारों तरफ से ओशियन ना दिखे, उसे कहते हैं लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा, ओशियन से बाउंड्री ना बनता हो, ऐसा कंट्री कहा जाता है लैंड लॉक्ड कंट्री। कोई कंट्री ऐसा जो आप जानते हैं? जिम्बाब्वे लैंडलॉक कंट्री है। और कोई? कजाकिस्तान, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। और कोई? नेपाल, करेक्ट। और कोई हमारे अड़ोस पड़ोस में? भूटान। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, जिम्बाब्वे, लेसोटो, कजाकिस्तान, बहुत सारे हैं। लाओस एक कंट्री है, वो भी लैंडलॉक है। तो ऐसा कंट्री जिसके चारों तरफ से लैंड मास हो, कोई लेक हो सकती है, रिवर वहाँ हो सकता है, पर ओशियन बाउंड्री ना बनाता हो, ओशियन से बाउंड्री टच ना करता हो, ऐसे कंट्री को कहा जाता है लैंडलॉक। जिम्बाब्वे एक लैंडलॉक कंट्री भी है। कुछ स्पीड से बता दिया लग रहा है, कुछ समझ में आया है? कुछ ज़्यादा बता दी बात? हाँ, रुको पहले। तो सबसे पहले हमने दो चीज़ें कही थी। ऑयल के प्राइस 80% तक गिरे, हमें फ़ायदा क्यों नहीं मिला? क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पैसे को 3 टुकड़ों में बांटा। 1 पोर्शन गिवन टू पब्लिक, एक हिस्सा पब्लिक को गया। सेकंड पार्ट उसका हमारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में लगा, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ज़्यादा पैसा उसका हमारे वित्तीय घाटे की भरपाई में, फिस्कल डेफिसिट को कम करने में लगा। ठीक है। और ऑयल के प्राइस गिरे ही क्यों थे? क्योंकि अमेरिका जो इंपोर्टर था वो एक्सपोर्टर बन गया, कंपटीटर बन गया, क्योंकि इसने शेल गैस और शेल ऑयल के काफ़ी बड़े रिजर्व ढूंढ निकाले और इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया। पहली टेक्निक तो महंगी पड़ती थी, पर दूसरी टेक्निक जो बनाया वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ा, इसकी वजह से अमेरिका बन गया कंपटीटर। फिर रशिया और अमेरिका दोनों एंटी हैं। क्यों एंटी हैं? रशिया अमेरिका एंटी क्यों है? कल कुछ बात हुई थी। यूएसएसआर के टूटने का कारण ही अमेरिका था, कोल्ड वॉर। अमेरिका और सोवियत रशिया जो था, यूएसएसआर, ये दोनों जो कोल्ड वॉर हुई थी अमेरिका यूएसएसआर के बीच, और यूएसएसआर टूट के 15 कंट्री में बटा था। सबसे बड़ा कंट्री रशिया, तो रशिया अमेरिका एंटी तो ही। ठीक है। तो रशिया ने क्या किया? ओपीईसी वालों से मीटिंग की। रशिया ने ओपीईसी वाले कंट्रियों से मीटिंग की और कहा कि अमेरिका के चक्कर में पागल क्यों बन रहे हो? वो तो शेल गैस, शेल ऑयल प्रोड्यूस किए जा रहा है, रेट घटाए हुए हैं, और तुम भी प्रोडक्शन बढ़ा दोगे तो सप्लाई हो जाएगी ज़्यादा। रेट पहले ही कम है, अपने रिजर्व क्यों खाली कर रहे हो कंपटीशन के चक्कर में? अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा है, करने दो, तुम अपना प्रोडक्शन कट कर दो। ओपीसी वालों से रशिया ने बोला कि तुम अपना प्रोडक्शन कट कर दो, प्रोडक्शन कम कर दो, तो क्या होगा? सप्लाई नीचे आ जाएगी, प्राइस ऊपर जाने लगेगा। कुछ टाइम के लिए ओपीसी वालों से कहा कि अपना प्रोडक्शन नीचे ले आओ ताकि रिजर्व खत्म ना हो तुम्हारे और ऑयल के दाम ऊपर जाएं। कुछ समझ पाए? तो सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस आया था इंडिया, वो बिन सलमान आया था, उसने क्या कहा कि सिर्फ पेट्रोल पे डिपेंड रहेंगे तो दिक्कत होगी, हम और भी अल्टरनेटिव फ्यूल पे काम करें। पेट्रोकेमिकल्स वगैरह जो होते हैं, और भी कई तरह के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, उन पे काम करें बजाय कि सिर्फ क्रूड ऑयल के। क्योंकि जो आगे आने वाला टाइम होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रो करेंगे, या बायोफ्यूल कंसेप्ट आ रहा है, या नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो क्रूड ऑयल अब फ्यूचर उनको दिख नहीं रहा। तो वो कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उन पर भी काम किया जाए। तो समझ पाए पूरी बात? अब लिखो, नोट लिखो। तो पहला पॉइंट हमने बताया शेल गैस, शेल ऑयल को लेकर, इसकी वजह से वर्ल्ड में ऑयल गैस के प्राइस गिरे। इंडिया में कहीं है शेल गैस? इंडिया में कोई रिजर्व है इसका? इतना हिस्सा कोई लिखा है यहाँ तक? मिटा दें। शेल गैस रिजर्व्स इन इंडिया, पर्दा हटा दो, हवा आएगी थोड़ी। शेल गैस रिजर्व्स इन इंडिया, तो इंडिया में शेल गैस के रिजर्व कहाँ कहाँ हैं? देखो, एक तो है कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। दूसरा है कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन।
तीसरा है कैम्बे, कैम्बे मतलब खंबात, जो ये गुजरात का एरिया है, कैम्बे बेसिन। और है बाड़मेर। ये सब जगहों पे शेल गैस हमारे पास है, पर अभी हम लोग इसका प्रोडक्शन नहीं करते क्योंकि कॉस्टली है, टेक्निक चाहिए ना हमें। रिज़र्व हमारे पास है पर अभी हम इसका प्रोडक्शन नहीं करते क्योंकि हमें टेक्निक भी चाहिए और कॉस्टली भी होता है। मैक्सिमम शेल गैस वर्ल्ड में कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा शेल गैस के रिज़र्व वर्ल्ड में चाइना। प्रोडक्शन अभी नहीं करता वो, अभी वो प्रोडक्शन नहीं करता और सबसे ज़्यादा यहीं है। मैक्सिमम शेल गैस रिज़र्व, मैक्सिमम शेल गैस रिज़र्व चाइना, मैक्सिमम शेल गैस रिज़र्व चाइना। इतना लिखिए, हटा दें। क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वर्ल्ड में, मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन कर रहा है? क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन वर्ल्ड में देखें, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है इस समय रशिया, इसके बाद सऊदी अरेबिया, इसके बाद अमेरिका। सऊदी अरेबिया टॉप प्रोड्यूसर रहा है पर थोड़ा सा प्रोडक्शन कट किया था क्योंकि ऑयल के प्राइस कम हो रहे थे इसलिए। इंडिया में कहीं प्रोडक्शन है? कहाँ? इंडिया में गुजरात, स्टेट वाइज गुजरात सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। गुजरात में कोई फेमस ऑयल फील्ड? अंकलेश्वर, कलोल, भरूच, कैम्बे बेसिन, आर फेमस ऑयल फील्ड्स। और गुजरात के बाद है बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई एरिया। तो इंडिया में ये स्टेट वाइज प्रोडक्शन ये रैंकिंग है। इंडिया की सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? डिगबोई, असम। इंडियाज़ ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड, डिगबोई, असम। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी, जामनगर, गुजरात। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर, गुजरात।
2016 में दो नदियों की इंटरलिंकिंग हुई। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे एक ड्रीम प्रोजेक्ट आया कि बहुत सारा एरिया हमारा ऐसा है जहाँ फ्लड आते हैं, काफ़ी एरिया ऐसा है जहाँ ड्रॉट होता है, सूखा पड़ता है। तो कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं ड्रॉट आ रहा है, मतलब कहीं तो पानी इतना है कि फ्लड आ जा रहा है और कहीं पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है कि फार्मर सुसाइड कर रहा है। तो एक कंसेप्ट आया कि अगर हम रिवर को इंटरलिंक कर दें, तो जो जिस रिवर में ज़्यादा वाटर है वो वहाँ से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर दूसरी रिवर में चला जाएगा, तो हम फ्लड को भी कंट्रोल कर पाएंगे और ड्रॉट को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो कंसेप्ट आया इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। 2016 में फर्स्ट इंटरलिंकिंग कराई है आंध्र प्रदेश ने बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी। कृष्णा गोदावरी की इंटरलिंकिंग आंध्रा ने 2016 में कराया। समझ पाए? और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंटरलिंकिंग के, जैसे केन बेतवा प्रोजेक्ट, ये भी प्रोजेक्ट चल रहा है इंटरलिंकिंग के लिए। केन एमपी की रिवर है और बेतवा यूपी एमपी बॉर्डर एरिया है, महोबा वगैरह के पास। तो केन बेतवा इंटरलिंकिंग अभी चल रहा है प्रोजेक्ट एमपी यूपी। समझ पाए? और भी कई रिवर को इंटरलिंकिंग करने की बात चल रही है। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, उसका मेन फ़ायदा होगा फ्लड और ड्रॉट को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। ये भी पॉइंट नोट करो। कृष्णा गोदावरी लिखा है 2016 फर्स्ट इंटरलिंकिंग बिटवीन टू रिवर। 2016 फर्स्ट इंटरलिंकिंग बिटवीन टू रिवर्स। 2016 फर्स्ट इंटरलिंकिंग बिटवीन टू रिवर्स, कृष्णा गोदावरी। लोकेशन है आंध्र प्रदेश। कृष्णा गोदावरी लोकेशन आंध्र प्रदेश। कृष्णा गोदावरी लोकेशन आंध्र प्रदेश। और केन बेतवा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अभी फाइनल हुआ नहीं है, अभी चल रहा है ये। केन बेतवा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एमपी यूपी। केन बेतवा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एमपी यूपी। असम का यहाँ पर जिक्र आया, असम का रेलवे स्टेशन गुवाहाटी इंडिया का पहला पूरी तरह सोलर पावर पे चलने वाला स्टेशन हो गया है, वो भी नोट कर लो। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर स्टेशन, रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर रेलवे स्टेशन। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर रेलवे स्टेशन। कोई इंडिया का सिटी जो 100% सोलर पावर पे आ गया हो? दीव, दमन एंड दीव में दीव पार्ट, दीव जो है गुजरात के नज़दीक, दीव हिस्सा ये हो गया है फुली सोलर पावर सिटी। दीव है इंडियाज़ फर्स्ट फुली सोलर पावर सिटी। इंडियाज़ फर्स्ट फुली सोलर पावर सिटी दीव। लिखिए यहाँ तक, क्या फिर से बोलो? दीव में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है पूरी तरीके से सोलर पावर चल रहा है। ये दीव भारत का पहला शहर है जहाँ पूरी तरह सोलर पावर पे चल रहा है। दुनिया का कोई पहला पूरी तरह सोलर पावर पे चलने वाला एयरपोर्ट कोची इंटरनेशनल केरला, लिख लो यहीं पर। वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर पावर एयरपोर्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर पावर एयरपोर्ट
वर्ल्ड फर्स्ट फुली सोलर पावर एयरपोर्ट कोच्चि इंटरनेशनल, KOCHI, कोच्चि इंटरनेशनल। वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर पावर एयरपोर्ट कोच्चि इंटरनेशनल, केरला। इंडिया का कौन सा पहला स्टेट है जिसने एक वाटर पॉलिसी बनाई है अभी वाटर मैनेजमेंट के लिए? मेघालय। बता दिया है, अभी लिखाया नहीं, नोट कर लो। मेघालय इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट, मेघालय इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट, मेघालय इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड वाटर पॉलिसी, वाटर मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी बनाई है इसने। मेघालय इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड वाटर पॉलिसी। और भी कोई स्टेट काम कर रहा है क्या बड़े लेवल पे वाटर कंजर्वेशन के लिए? दिल्ली ने भी एक प्लान बनाया है वाटर कंजर्वेशन के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी प्लान बनाया है वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो मेघालय में दो फेमस जगहें हैं जब बारिश बहुत होती है। रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला क्षेत्र वर्ल्ड का मौसिनराम। चेरापूंजी पहले था, पर चेरापूंजी में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वगैरह हुई हैं, ट्रीज़ वगैरह को काटा गया है, उसकी वजह से चेरापूंजी पीछे हो गया। वर्ल्ड का रेनिएस्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया मौसिनराम, और उसके बाद एक लोरो जगह है कोलंबिया में, उसके बाद फिर चेरापूंजी हो गया। ठीक है, पर चेरापूंजी मौसिनराम दोनों ही मेघालय में हैं, और वहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं फेमस, गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय में 3 फेमस हिल्स, गारो, खासी एंड जयंतिया। जो खासी हिल्स है उसी पर स्थित है चेरापूंजी मौसिनराम दोनों। चेरापूंजी मौसिनराम दोनों ही लोकेटेड है खासी हिल्स के ऊपर। नोट बना के लिख लो ये। मेघालय में ही वर्ल्ड का रेनिएस्ट प्लेस, ये स्पेलिंग है देखो, मौसिनराम, और एक है चेरापूंजी। मौसिनराम, चेरापूंजी। मौसिनराम है वर्ल्ड का रेनिएस्ट प्लेस। वर्ल्ड का रेनिएस्ट प्लेस चेरापूंजी मौसिनराम, वर्ल्ड का रेनिएस्ट प्लेस मौसिनराम, वर्ल्ड रेनिएस्ट प्लेस मौसिनराम। और दोनों ही स्थित हैं खासी हिल्स पे। लोकेटेड ऑन खासी हिल्स। और ये तीनों हिल्स हैं मेघालय में, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों मेघालय के हिल्स हैं। खासी हिल्स पर स्थित है चेरापूंजी मौसिनराम दोनों। मौसिनराम अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया है, वर्ल्ड का रेनिएस्ट प्लेस। लिख पाए? फिर से बोलो। सबसे कम बारिश वाला एक लीबिया में जगह थी, अल अजिया, और उससे भी ज़्यादा देखोगे तो ड्राइएस्ट एरिया है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट ड्राइएस्ट प्लेस है वर्ल्ड का। ठीक है, तो वर्ल्ड का रेनिएस्ट प्लेस गारो, खासी, जयंतिया, मौसिनराम। और इंडिया में सबसे कम बारिश वाला एरिया देखोगे थार वगैरह का एरिया। बता दें मेघालय में ही पिछले साल पाया गया वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव्स, जिसका नाम है क्रेमपुरी। वर्ल्ड की सबसे लंबी सैंडस्टोन की केव क्रेमपुरी पाई गई है मेघालय में। सैंडस्टोन क्या एक सेडिमेंट्री रॉक है? सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है या नहीं? और सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं फॉसिल फ्यूल। तो मेघालय में वर्ल्ड की सबसे लंबी सैंडस्टोन की केव मिली है। क्या हम कह सकते हैं इसके अंदर फॉसिल फ्यूल मिलने की भी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। सैंडस्टोन इज नथिंग बट सेडिमेंट्री रॉक।
इनमें पाए जाते हैं फॉसिल फ्यूल। तो मेघालय में वर्ल्ड की सबसे लंबी सैंडस्टोन केव मिली है, इसके अंदर फॉसिल फ्यूल भी होंगे। और मेघालय से 2018 में हटा लिया गया है एफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट मेघालय से हटाया गया है। एफ्सपा क्या चीज़ है देखो, एक वो पिक्चर देखी है शौर्य मूवी, शौर्य, जिसमें वो हीरो था राहुल बोस और के मेनन, नहीं देखी? पढ़ते भी नहीं, पिक्चर भी नहीं देखते, करते क्या हो यार? अच्छा शौर्य पिक्चर नहीं देखी, वो देखी है हैदर मूवी, कुछ तो देखा होगा। ये दोनों ही मूवी आधारित हैं एफ्सपा के ऊपर। एफ्सपा की फुल फॉर्म आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये 1958 का लॉ है। एफ्सपा 1958 में पास हुआ था और जिन एरिया में एफ्सपा लगाया जाता है वहाँ पर ये एक्सट्रीम पावर, ज़्यादा पावर दे देते हैं आर्म्ड फोर्सेस को उस एरिया को डील करने के लिए। जिस एरिया में एफ्सपा लगा है वहाँ पूरी पावर आर्म्ड फोर्सेस के पास ही है। वो किसी को भी इंट्रोगेट करे, कहीं पर भी रेड डालें, किसी को भी अरेस्ट करें, सारी पावर उनके पास है। आप उनके अगेंस्ट में FIR भी नहीं कर पाओगे। तो एफ्सपा जिन जगहों पे लगा हुआ है वहाँ पे एक्सट्रीम पावर आर्म्ड फोर्सेस के पास है। पुलिस वगैरह के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं, ज़्यादा पावर इनके पास है, आर्म्ड फोर्सेस के पास। वो अपने हिसाब से उस एरिया को डील करते हैं, क्योंकि उन एरिया में डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा है कि लोकल पुलिस टैकल नहीं कर पाएगी। तो आर्म्ड फोर्सेस को उन जगहों पे लगाया जाता है उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे जम्मू कश्मीर लंबे समय से एफ्सपा में है कि टेररिज्म का जो प्रॉब्लम है वहाँ पर वो लोकल पुलिस अकेले हैंडल नहीं कर सकती, एफ्सपा लगाया हुआ है, आर्म्ड फोर्सेस को ज़्यादा पावर है। और नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर हिस्से एफ्सपा में है। टेररिज्म खाली जम्मू कश्मीर में नहीं है और नॉर्थ ईस्ट में भी है। कई बार सुनते हो बोडो आतंकवादी, बोडो, या सुनते हो उल्फा, ये सब नाम सुनते हो, नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट ग्रुप हैं ये। तो जम्मू कश्मीर में भी टेररिज्म की प्रॉब्लम है और नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी हिस्सा एफ्सपा में है लंबे समय से। जैसे एक लेडी जानते हो गया जो करली से बाल थे उनके, शर्मिला इरम, मणिपुर की शर्मिला इरम, वो 18 ईयर्स पहले से फास्ट रखे हुए थी, प्रोटेस्ट कर रही थी कि मणिपुर में एफ्सपा को हटा लिया जाए, मणिपुर में एफ्सपा को हटाया जाए। तो उन्होंने कई बार कोशिश की, गवर्नमेंट से बात की कि एफ्सपा हटा लिया जाए। और प्रोटेस्ट के तौर पे क्या किया, खाना नहीं खाती थी, कोई भी सॉलिड डाइट नहीं खाती थी। तो संविधान का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, पॉलिटी जब पढ़ोगे उसमें आएगी बात। तो आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 संविधान का आर्टिकल 12 से 35 लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट जो लिए गए थे अमेरिका से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 3 उसमें लिखे हैं आर्टिकल 12 से 35। 21 में लिखा है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, जो इमरजेंसी लगने पे भी सस्पेंड नहीं होता, हमेशा रहता है, जीने का अधिकार। तो अपनी मर्जी से सुसाइड भी नहीं कर सकते। तो शर्मिला इरम खाना खाने से मना कर दी, कुछ नहीं खाएंगे, तो ज़बरदस्ती उनको पाइप से वो लिक्विड डाइट दी जाती थी। जब भी आपने इमेज देखा होगा, पाइप सा लगा रहता था उनकी बॉडी पे, उससे खाना देते थे उनको। आ रहा है कुछ समझ? तो लंबे समय तक वो विरोध करती रही कि मणिपुर में एफ्सपा हटा लिया जाए, पर हटाया नहीं गया सिक्योरिटी कारणों से। तो शर्मिला इरम को कहा जाता है आयरन लेडी, आयरन लेडी। तो अभी 2-3 साल पहले 2016 में उन्होंने अपना फास्ट ख़त्म कर दिया, और वहाँ पे एक पार्टी बनाई, पीपुल्स रिसर्जेंस जस्टिस अलायंस, पीपुल्स रिसर्जेंस जस्टिस अलायंस नाम से पार्टी बनी। इलेक्शन लड़ी कि जब मैं इलेक्शन जीतूंगी, CM बनूंगी, तब गवर्नमेंट मेरी बात सुनेगी। उनको इलेक्शन में मिले 92 वोट, 92 वोट मिले, बस घर वाले नहीं वोट दिए होंगे, तो 92 वोट मिले। उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि दोबारा कभी ज़िंदगी में इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, और अभी न्यूज़ में अब नहीं आ रही है, क्योंकि एफ्सपा पर ये क्वेश्चन है कि शर्मिला इरम किस चीज़ को लेकर न्यूज़ में रही थी, एफ्सपा मणिपुर, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट मणिपुर से हटाने के लिए। समझ पाए? तो जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर हिस्से में एफ्सपा भी है। कुछ जगहों से एफ्सपा हटा है, जैसे कि त्रिपुरा से 2015 में एफ्सपा हटा लिया गया, और मेघालय से 2018 में एफ्सपा ख़त्म हुआ है। 15 में त्रिपुरा से हटा है, 18 में मेघालय से हटा है। ये क्वेश्चन है, कुछ समझ आया नहीं? बात हो गई टफ, क्लियर है? लिखो 2 लाइन जरा। इन 2018 मेघालय became एफ्सपा फ्री। 2018 मेघालय became एफ्सपा फ्री। फुल फॉर्म लिखो इसका, आर्म्ड फोर्सेस
स्पेशल पावर्स एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 का लॉ है ये। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 का लॉ है। ये ज़्यादा पावर देता है आर्म्ड फोर्सेस को डिस्टर्ब्ड एरिया में डील करने के लिए। तो मेघालय 18 में एफ्सपा फ्री हो गया और त्रिपुरा 15 में, लिखो त्रिपुरा फ्री हुआ है 15 में। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल। कोई फेमस जगह जानते हो वहाँ? कोई फेमस बिल्डिंग त्रिपुरा में? उज्जैनता पैलेस। उज्जैनता पैलेस कहाँ स्थित है? त्रिपुरा। ब्रैकेट में लिख लो, त्रिपुरा में ही है उज्जैनता पैलेस। त्रिपुरा में ही है उज्जैनता पैलेस। उज्जैनता पैलेस त्रिपुरा। अभी सीएम कौन है त्रिपुरा में? विप्लव देव। विप्लव देव त्रिपुरा के सीएम है अभी, विप्लव देव। त्रिपुरा सीएम विप्लव देव। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव। तो एफ्सपा में जो अभी स्टेट है फिर वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल। अरुणाचल के थोड़े हिस्से से हटाया गया है अभी एफ्सपा, पर अभी भी कुछ जगहों पर है। मणिपुर, ये सब एफ्सपा में है, सिक्किम नहीं है। जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, ये सब एफ्सपा में है। असम भी। कुछ स्टेट लिख लो, नागालैंड, सिक्किम को छोड़कर और त्रिपुरा मेघालय को छोड़कर बाकी सारा। सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय को छोड़कर बाकी पूरा। जम्मू कश्मीर भी एफ्सपा में है, असम भी एफ्सपा में है, मणिपुर भी, नागालैंड, मिजोरम, ये सब एफ्सपा में है अभी। ये मिटा दे सर। नॉर्थ ईस्ट का मैक्सिमम पार्ट हिमालय का हिस्सा है। भारत का नॉर्दर्न पार्ट, इंडिया का नॉर्दर्न हिस्सा और नॉर्थ ईस्ट का ज़्यादातर पार्ट ये हिमालय का हिस्सा है। क्या मेघालयन प्लेट, मेघालय की जो प्लेट है वो हिमालय का हिस्सा है? मेघालयन प्लेट इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिमालय, सेपरेट प्लेट है पूरी। नोट कर लो कहीं, मेघालयन प्लेट इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिमालय। मेघालयन प्लेट हिमालय का हिस्सा नहीं है। मेघालयन प्लेट इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिमालय। Meghalayan plate is not part of Himalaya. Meghalayan plate is not part of Himalaya. और जो मणिपुर में एफ्सपा का विरोध की थी इनका नाम है शर्मिला इरम। शर्मिला इरम, known as Iron Lady। She protested against EFSPA शर्मिला इरम, नोन एज आयरन लेडी, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था मणिपुर में एफ्सपा के अगेंस्ट। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम पीपुल्स रिसर्जेंस जस्टिस अलायंस। पीपुल्स रिसर्जेंस जस्टिस अलायंस।
लिख लिए। अब इसके बाद लिखो जो वेनेजुएला वाला पॉइंट बताया था हमने, इसमें लिखो तो वेनेजुएला, इसकी कैपिटल है कराकस। कराकस, प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो। निकोलस मदुरो ये प्रेसिडेंट है। तो कराकस कैपिटल, प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो। वेनेजुएला इज 95% ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी, यहाँ से लिखना। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव, फेमस जगह है वहाँ उज्जैनता पैलेस, ये सब लिख चुके हैं। लिख लिए। इसमें लिखो वेनेजुएला इज 95% ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी। वेनेजुएला इज 95% ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी। करेंटली इट इज अंडर इकोनॉमिक क्राइसिस। करेंटली इट इज अंडर इकोनॉमिक क्राइसिस। Currently it is under economic crisis. Currently it is under it is under economic crisis due to global decrease in oil prices. Due to global decrease in oil prices. Due to global decrease in oil prices. Next point, after India, Pakistan and Venezuela announced. After India, Pakistan and Venezuela announced demonetization. After India, Pakistan and Venezuela announced. After India, Pakistan and Venezuela announced demonetization. But Venezuela ने इस डिसीजन को रिटर्न कर लिया था, वापस कर लिया था प्रेशर में लोगों के। पाकिस्तान वेनेजुएला दोनों ने डिमोनेटाइजेशन किया था, वेनेजुएला ने इसको वापस कर लिया। और अभी करंट सिचुएशन है क्या, जो इकोनॉमी की स्थिति वहाँ है, क्या दिक्कत है? हाइपर इन्फ्लेशन। वेनेजुएला में भी चल रहा है हाइपर इन्फ्लेशन। हाँ लगातार चल रहा है, अभी सुधरा कहाँ? अभी सुधार नहीं है। हल्का फुल्का इम्प्रूवमेंट अभी आया है पर स्थिति खराब है। हल्का फुल्का सुधार हुआ है पर अभी भी हालत खराब है। ये तब होता है इन्फ्लेशन रेट एक्सीड्स 50%। इन्फ्लेशन रेट जब एक्सीड कर जाए 50% को, उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और जिम्बाब्वे में भी यही दिक्कत है। वेनेजुएला में भी प्रॉब्लम है ये, और जिम्बाब्वे में भी। जिम्बाब्वे में भी है हाइपर इन्फ्लेशन। ये है लैंडलॉक अफ्रीकन कंट्री। यहाँ के प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे एक्सपेल्ड। रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे प्रेसिडेंट एक्सपेल कर दिया गया, हटा दिया गया है। और न्यू प्रेसिडेंट बने हैं यहाँ पर इमर्सन नंगगवा। जिम्बाब्वे के न्यू प्रेसिडेंट हैं इमर्सन नंगगवा। न्यू प्रेसिडेंट इमर्सन नंगगवा।
तो वेनेजुएला में भी हाइपर इन्फ्लेशन है, जिम्बाब्वे में भी हाइपर इन्फ्लेशन है। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट भी हट गए, रॉबर्ट मुगाबे हटा दिया गया, नए प्रेसिडेंट बन गए हैं यहाँ। दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पर है? ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल किस कंट्री में है? वेनेजुएला। वेनेजुएला वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल। एंजल कहाँ पर? वेनेजुएला में। और इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल एक और वाटरफॉल है कुचिकल, पर उसमें थ्रू आउट ईयर वाटर नहीं रहता। एक दूसरा है जोग गिरशोप्पा, शरावती रिवर, कर्नाटका में। तो एंजल वाटरफॉल है वर्ल्ड में हाईएस्ट। एंजल वाटरफॉल वर्ल्ड हाईएस्ट ये है वेनेजुएला में। इंडिया में जोग वाटरफॉल ये है शरावती रिवर, कर्नाटका। जोग वाटरफॉल देखोगे ना, इसमें 4 धाराएं दिखेंगी, 4 स्ट्रीम है इसमें। उसको बोलते हैं राजा रानी रॉकेट रोलर। 4R राजा रानी रॉकेट रोलर 4R। ये कुछ पॉइंट समझ आ गए वेनेजुएला के बारे में, या जिम्बाब्वे का हाइपर इन्फ्लेशन, ये थोड़े बहुत पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसके बाद देखो, ये मिटा दें। हाइपर इन्फ्लेशन क्या? ट्रेड कुछ करोगे नहीं, एक्सपोर्ट करोगे नहीं, इंपोर्ट करते जाओगे तो महंगाई बढ़ती जाएगी। या तो आपके पास मिनरल वगैरह हो, रिसोर्सेज वगैरह हो, आप एक्सपोर्ट करते हो, ऐसा कुछ कर नहीं रहे। कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा हो, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही हो, वो भी नहीं हो रहा। तो इंपोर्ट करते रहेंगे, एक्सपोर्ट करोगे नहीं, इंडस्ट्रीज़ आ नहीं रही हैं, तो क्या होगा? हालत ख़राब हो जाएगी। अफ्रीकन कंट्री है, हालत ख़राब चल रही है इसकी। अब अगला पार्ट देखो, इसमें ऑयल गैस रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जैसे तापी गैस पाइपलाइन। एक नोट लिखो इसमें, तापी गैस पाइपलाइन। तापी गैस पाइपलाइन, फिर से बोलो। जोग वाटरफॉल है शरावती रिवर कर्नाटका पे, और 4 धाराएं हैं, उनके नाम ये हैं। इस वाटरफॉल में 4 धाराएं हैं, उनके नाम ये हैं। वो ईएस में नहीं पूछेगा, वो एसएससी वगैरह पूछता है। वो ईएस में नहीं पूछेगा, वो एसएससी क्वेश्चन है। तो तापी गैस पाइपलाइन, ये देखो, तापी गैस पाइपलाइन एक एरिया है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, ये सी लिखा है पर लेक है। ये एरिया काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको सी बोल देते हैं। है ये लेक। कैस्पियन सी रिच सोर्स है ऑयल एंड गैस का। कैस्पियन सी रिच सोर्स है ऑयल एंड गैस। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। कैस्पियन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक।
वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कैस्पियन। कैस्पियन सी ऑयल और गैस का रिच सोर्स है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इससे 5 कंट्री हैं जो बाउंड्री बनाते हैं, 5 कंट्री बाउंड्री बनाते हैं। वन इज तुर्कमेनिस्तान, वन इज ईरान, एक कंट्री है अजरबैजान, एक है रशिया और एक यहाँ पर कजाकिस्तान। कजाकिस्तान तो तुर्कमेनिस्तान, ईरान, फिर एक कंट्री है अजरबैजान। अजरबैजान तो तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान, ये 5 कंट्री बाउंड्री बनाते हैं कैस्पियन सी से। तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर है गैल्किनिश गैस फील्ड्स, गैल्किनिश गैस फील्ड। तुर्कमेनिस्तान में एरिया है गैल्किनिश गैस फील्ड। तो तुर्कमेनिस्तान यहाँ से नेचुरल गैस निकालेगा और आगे सप्लाई करेगा तुर्कमेनिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान को, अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए अप टू इंडिया। इंडिया में कहाँ तक ये पाइपलाइन आएगी? फजिल्का पंजाब, फजिल्का पंजाब तक। और कितने किलोमीटर की पाइपलाइन है? 2500 नहीं, कुछ बताया था मैंने, 1430 किलोमीटर, 1430 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन। ये मिटा दें। तुर्कमेनिस्तान से ये पाइपलाइन जाएगी अफ़गानिस्तान तक, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया में जगह है फजिल्का पंजाब, फजिल्का पंजाब तक। लेंथ एक बार चेक करो कितनी है, 1430 या 1830 कुछ लिखा होगा, नेट चल रहा हो देखो एक बार। तो तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये 4 कंट्री के फर्स्ट लेटर देखो, तापी, तापी गैस पाइपलाइन, तापी गैस पाइपलाइन। और ये 17 में प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होना था पर डिले हो गया ये, अब ये 2019 से स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है पाइपलाइन 2019 से। और इसको फंडिंग की है एक संस्था एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको फंडिंग हुआ है एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस पाइपलाइन को 1830 है, 1814 लेंथ लिख लो, इसकी लेंथ है 1814 नहीं, एक्सटेंड करके हो गई है 1840, अभी इसकी लेंथ हो चुकी है 1840, 1430 नहीं है 1840 है। तो तापी गैस पाइपलाइन की लेंथ 1840 किलोमीटर 2019 में ऑपरेशनल हो रही है और इसको फंडिंग की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, कैपिटल ऑफ फिलीपींस, मनीला कैपिटल ऑफ फिलीपींस। तो तापी गैस पाइपलाइन 1840 किलोमीटर 2019 से ऑपरेशनल होगी, फंडिंग किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस की कैपिटल मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक को कहा जाता है सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ एशिया, एशिया का सॉफ्ट लोन विंडो बोलते हैं इसको, सॉफ्ट लोन विंडो है एशिया का, ये बोलते हैं इसको। एडीबी कॉल्ड एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ एशिया, एडीबी कॉल्ड एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ एशिया, कम ब्याज पर लोन देता है। एडीबी कॉल्ड एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ एशिया, सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ एशिया। फिलीपींस एक अवार्ड देता है रमन मैग्सेसे, रमन मैग्सेसे अवार्ड ये फिलीपींस ही देता है, जिसे कहते हैं एशिया का नोबेल प्राइज़।
रमन मैग्सेसे को बोला जाता है एशिया का नोबेल प्राइज़। उसमें कुछ कैटेगरी बना रखी है, जैसे इमरजेंट लीडरशिप, गवर्नमेंट सर्विस, ऐसे ऐसे करके 6 कैटेगरी बना रखी हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड लेटेस्ट किसको दिया गया? रवीश कुमार, एनडीटीवी के रवीश कुमार, उनको मिला। उससे पहले इंडियन कोई, बहुत सारे इंडियन को मिला हुआ है। किरण बेदी को 93 में मिला था, अरविंद केजरीवाल को 2006, कैलाश सत्यार्थी को नोबल मिला था 14 में, और विनोबा भावे पहले थे, विनोबा भावे 1957 में। उसके अलावा मिला हुआ है सोनम वांगचुक जिन्होंने आइस स्तूपा कंसेप्ट दिया ग्लेशियर बनाने का। लद्दाख में जो रहते हैं, आइस स्तूपा कंसेप्ट दिया, आइस स्तूपा ग्लेशियर बनाने का तरीका, कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं पर इन्होंने कंसेप्ट दिया है कि ग्लेशियर बनाए कैसे। सोनम वांगचुक एजुकेशनिस्ट हैं, 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने उन्हीं का रोल प्ले किया था। ठीक, देखो ये मिटा दें सब। फिलीपींस अवार्ड देता है रमन मैग्सेसे अवार्ड। फिलीपींस कन्फर रमन मैग्सेसे अवार्ड। लेटेस्ट मिला है रवीश कुमार। फर्स्ट मिला था 1957 में आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे ने कोई मूवमेंट चलाया था हिस्ट्री में, सर्वोदया एंड भूदान, 2 मूवमेंट इन्होंने ही चलाया था हिस्ट्री में, सर्वोदया एंड भूदान मूवमेंट। इन्हीं का मूवमेंट था सर्वोदया एंड भूदान। तो ये हो गया तापी गैस पाइपलाइन। तो कजाकिस्तान कैस्पियन सी से बाउंड्री बना रहा है, कैस्पियन सी लेक है, तो कजाकिस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान। वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान। यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री दुनिया में, यूरेनियम कजाकिस्तान। रिजर्व सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास, प्रोडक्शन यूरेनियम सबसे ज़्यादा करता है कजाकिस्तान, और रिजर्व किसके पास ज़्यादा है? ऑस्ट्रेलिया के पास। वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर। वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर कंट्री। और मैक्सिमम यूरेनियम रिजर्व ऑस्ट्रेलिया। मैक्सिमम यूरेनियम रिजर्व ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में सबसे बड़ी लेक कौन सी है सॉल्ट वाटर की? चिल्का लेक। चिल्का लेक उड़ीसा। इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिल्का उड़ीसा। और सॉल्टीएस्ट लेक कौन सी है इंडिया में? सबसे ज़्यादा नमक जिसमें है? सांभर। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर का मतलब है बहुत बड़ी लेक, एरिया बहुत ज़्यादा है और उसका पानी सॉल्टी है। मतलब तुम घूमने गए और तुमने पानी निकालना शुरू किया कि बहुत बड़ी लेक, और जो पानी पी के देखा तो नमक था उसमें, तो अंग्रेजी में क्या कह दिए? लार्जेस्ट है और सॉल्ट वाटर है। अगली बार तुम घूमने गए एक छोटी सी लेक,
छोटी सी लेक पर जैसे ही पानी पिया उसमें नमक सबसे ज़्यादा लगा, तो अंग्रेजी में क्या कह दिए कि सबसे बड़ी तो नहीं पर सबसे ज़्यादा नमक वाली, मतलब सॉल्टीएस्ट। तो इंडिया में सॉल्टीएस्ट लेक सांभर। सॉल्टीएस्ट लेक सांभर, राजस्थान। सॉल्टीएस्ट लेक सांभर इज इन राजस्थान। अब ये पाइपलाइन तो 2019 में ऑपरेशनल हो रही है। इंडिया की पहली नेचुरल गैस पाइपलाइन कौन सी है? पहली नेचुरल गैस पाइपलाइन इंडिया ने खुद से बनाई, पहली नेचुरल गैस पाइपलाइन HBJ पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। गेल ने इसको शुरू किया था बनाना 1987 में और ये ऑपरेशनल हो गई थी 1996। 87 में स्टार्ट हुई थी बनना और 96 में ऑपरेशनल हुई। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, हजीरा गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुर यूपी। तो HBJ गैस पाइपलाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट ने 16 में प्रोजेक्ट शुरू किया, ऊर्जा गंगा। PM मोदी ने बनारस से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की 16 में, ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में HBJ गैस पाइपलाइन को जगदीशपुर से और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं और जो हमारे ईस्टर्न स्टेट हैं उनको क्लीन एनर्जी सप्लाई के लिए, ताकि इसमें भेजी जा सके CNG गैस और PNG, कुकिंग के लिए PNG और गाड़ियों के लिए CNG। तो एक गैस पाइपलाइन बन रही है ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें जगदीशपुर से हल्दिया को जोड़ रहे हैं। हल्दिया कहाँ? वेस्ट बंगाल। तो जगदीशपुर से हल्दिया तक कनेक्ट कर रहे हैं, पाइपलाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें गाड़ियों के लिए CNG और कुकिंग के लिए PNG। जो सिलेंडर के थ्रू गैस मिलती है आपको वो LPG है, और जो पाइपलाइन के थ्रू गैस आती है वो PNG है, पाइप्ड नेचुरल गैस। सिलेंडर के थ्रू LPG और पाइप के थ्रू PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस। तो जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन जहाँ पर CNG PNG सप्लाई करेंगे, उसी में से एक ब्रांच को निकाल के लेके जा रहे हैं बोकारो से धामरा। धामरा इज इन उड़ीसा। तो जगदीशपुर से हल्दिया जो पाइपलाइन बन रही है, उसी में से एक ब्रांच बोकारो से धामरा को कनेक्ट कर रही है। बोकारो झारखंड, धामरा उड़ीसा। कुछ समझ आया? जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन में से ही एक ब्रांच बोकारो से धामरा तक कनेक्ट कर रही है। क्लियर है पूरी बात? और गेल जो कंपनी है इसी पे काम कर रहे हैं अभी। गेल है एक महारत्ना कंपनी। तो क्या महारत्ना किसको बोलते हैं हम? गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं उनको कुछ कैटेगरी में बांट रखा है PSU जो है। मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2, उसके बाद नवरत्ना ऊपर है और सबसे ऊपर महारत्ना। जो टॉप PSU हैं उन्हें हम कहते हैं महारत्ना। तो महारत्ना टॉप PSU, उसके बाद नवरत्ना, उसके बाद मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2। महारत्ना होने का क्या क्राइटेरिया है? 4 मेन कंडीशन है। कंपनी को होना चाहिए पहले नवरत्ना स्टेटस, वो कंपनी नवरत्ना हो। पिछले 3 साल में लगातार उसका जो एनुअल टर्नओवर है, एनुअल जो बिजनेस हुआ है, मिनिमम 25,000 करोड़ हर साल, 3 साल में लगातार हर साल 25,000 करोड़, 25,000 करोड़, 25,000 करोड़। तो नवरत्ना होनी चाहिए, मिनिमम 25,000 करोड़ 3 साल में टर्नओवर होना चाहिए। टैक्स काटने के बाद जो नेट प्रॉफिट है 3 साल लगातार, ये मिनिमम 5,000 करोड़, 5,000 करोड़। और कंपनी इंडिया के बाहर भी बिजनेस करती हो, चौथा क्राइटेरिया। नवरत्ना हो, मिनिमम 25,000 करोड़ का बिजनेस 3 साल में लगातार किया हो, मिनिमम 5,000 का प्रॉफिट हो टैक्स काटने के बाद, और इंडिया के बाहर भी कंपनी बिजनेस करती हो। तो सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है ऑयल गैस। तो ऑयल गैस की बड़ी कंपनियां IOCL, ONGC, गेल। BPCL लेटेस्ट महारत्ना है। अक्टूबर 17 में BPCL को महारत्ना बनाया गया है। तो 4 हो गई ऑयल गैस वाली, ONGC, IOCL, गेल, BPCL लेटेस्ट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्टर कोल इंडिया लिमिटेड। और कोल का यूज़ NTPC करता है बहुत इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो NTPC ऑल्सो महारत्ना। 6 हो गए। इसके बाद बचा भेल सेल हो गए 8। कुछ समझ आ रहा है? चल रही बात ऐसी, कुछ स्पीड से बता दिया लग रहा है, स्पीड तेज चल रही है। कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया कंटेंट? लिखो इसको जरा 2 लाइन, एक नोट लिखो, नोट।
ये भी नोट कर लेना, रमन मैग्सेसे को कहते हैं एशिया का नोबेल प्राइज, एशिया का नोबेल प्राइज। रमन मैग्सेसे कॉल्ड एज एशियाज नोबेल प्राइज। रमन मैग्सेसे कॉल्ड एज एशियाज नोबेल प्राइज।